हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत को बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम लोग को सभी आपका आधुनिक भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सभी आपको इसमें मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आधुनिक भारत में। कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत की कि आधुनिक भारत आखिर शुरू कहाँ से हुआ। आधुनिक भारत जो है हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि 1498 में जब वास्को डी गामा आया उस समय से आधुनिक भारत शुरू हुआ। लेकिन अगर क्या उस समय तक मध्यकालीन भारत खत्म हो चुका था? नहीं, खत्म हो चुका था, क्योंकि मध्यकालीन भारत जो है वो आपका 1857 तक चलता है। जब आपका उत्तर मुगल काल जो है, मुगल काल तो खत्म नहीं हुआ था, मुगल काल जो है 1857 तक चलता है। तो उस समय तक आपका 1857 तक आपका मुगल काल चल ही रहा था। और ऐसे भी अगर नॉर्मली अगर मुगल काल औरंगजेब तक देखिएगा तो वो भी 1700 कुछ तक आपका औरंगजेब था। यानी कि जब वास्को डी गामा ये सब भारत में आए थे उस समय औरंगजेब ये सब मतलब उस समय तो जन्म भी नहीं लिया था, है कि नहीं। तो यानी कि मुगल काल खत्म हुआ भी नहीं था और आधुनिक भारत का स्टार्टिंग हो गया था। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आपका आधुनिक भारत जो है जब शुरू हुआ उस समय मुगल काल खत्म, मतलब कि आपका जो मध्यकालीन भारत है वो खत्म हुआ नहीं था। तो इसका कोई बॉर्डर नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक मध्यकालीन भारत है और यहाँ से यहाँ तक आधुनिक भारत है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन से, कि कब से यूरोपीय कंपनी आते हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग अगर करेंगे तो प्रथम प्रयास से कि यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप में देखिएगा कि वहाँ पर ठंडा इलाका, यूरोप अगर देखिएगा जैसे भारत हुआ आपका इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा यहाँ पर हो गया और यूरोप ये सब यहाँ पर पड़ता है। तो देखिएगा कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर ऊपर में है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जब ये यूरोप है, यूरोप तो और ज़्यादा ठंडा वाला इलाका है। अब और ज़्यादा ठंडा वाला इलाका है तो वहाँ पर मीट मछली ये सब खाने के लिए पूरा मतलब कि परेशान सब रहते होंगे। अब वहाँ मीट मछली खाने के लिए परेशान है, यानी कि मसाला भी वहाँ मतलब अच्छा क्वालिटी का चाहिए। तो मसाला जो है सभी को पता था कि मसाला जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो कि आपका मिलता है भारत में। भारत में जो है शुरू से ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो सभी को पता था कि भारत में जो है मसाला बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। लेकिन क्या होता था कि जब यहाँ से भारत से जब यूरोप जाते जाते बीच में जितने भी अरब देश पड़ते थे वहाँ पर क्या होता था कि इन लोग अरब वाले भारत से लेकर के और यूरोप को बेचते थे, जिस कारण से क्या होता था कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। अब उन लोग बीच में फिर क्या हुआ कि कुछ विवाद होने के कारण इन लोग जो है मसाला देना बंद कर दिया, बोला देवे नहीं करेंगे। तो लास्ट में फिर इन लोग क्या दिमाग लगाया कि अब तो हम लोग को मसाला तो चाहिए, बिना मसाला का तो रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर मीट मछली खाएगा ही और मीट मछली खाने के लिए मसाला तो बेस्ट क्वालिटी का चाहिए ही। तो इसके लिए उन्होंने बोला यूरोप वासी कि चलो हम लोग भारत को जो है खोजते हैं। अब देखिए भारत जो है, भारत का कोई खोज किया नहीं है, भारत का रास्ता का खोज किया है। क्योंकि अगर मान लेकर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो रास्ता अगर पता नहीं है तो बोलते हैं कि चलो फुसरो को खोजते हैं। तो फुसरो खोजने के लिए अब निकलेंगे तो अब हम लोग रास्ता को खोजेंगे, ऐसा तो नहीं है कि फुसरो भुला गया। उसी तरीके से भारत जो है भुला नहीं गया है, भारत जो है उसके रास्ता को उसको पता नहीं था, लेकिन रास्ता का खोज करने के लिए उन लोग यूरोपवासी निकलते हैं। और उन लोग को ये चीज़ भी पता था कि उन लोग जो है दिशा यंत्र का उस समय खोज कर लिया था। और उन लोग को पता था कि पृथ्वी जो है गोल है। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं और एक दिशा में अगर जाएंगे तो अगर मान लीजिए कि भारत हम लोग को मिलेगा भी नहीं तो दोबारा घूम करके फिर हम लोग अपना देश वापस आ जाएंगे, मतलब हम लोग भुलाएंगे नहीं। तो ये चीज़ उन लोग को पता था। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो अगल बगल वाले पड़ोसी भी सोचते हैं कि वो जा रहा, फलानवा का बेटा जा रहा, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। तो उससे पहले वो निकल जाता है। उसी तरीके से क्या हुआ कि यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। तो पुर्तगाल से पहले पुर्तगाल सब भी प्लानिंग कर रहा था और उसको पता चला तो बगल वाले जो देश थे उन लोग भी बोला कि नहीं, इससे पहले हम लोग ही चलो भारत को खोज करके और हम लोग मतलब कि व्यापार उपार करने के लिए स्टार्टिंग कर देंगे। तो सबसे पहला प्रयास किया गया था यूरोप से कोलंबस नाम का व्यक्ति, जो कि कोलंबस जो है आपका 1498 में सबसे पहले यहाँ मतलब भारत को खोज करने के लिए निकला। अब देखिए है क्या कि देखिए अगर मान लीजिए देखिएगा ये यूरोप हो गया, ये आपका ये भारत हो गया और ये अफ्रीका हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से और यहाँ हो गया आपका अमेरिका। तो यहाँ से अब सब कोई भारत का खोज करने के लिए यहाँ से यहाँ पर आने का प्रयास किया। तो क्या हुआ कि
कोलंबस जब स्टार्टिंग करता है 1498 में, वो अकबका के बिना सोचे समझे वो निकल गया, और ऐसे करके उसको ऐसे करके भारत यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि इधर चल गया, जिस कारण से वो अमेरिका घुस गया। और अमेरिका घुसने के बाद बोलता है कि यही है भारत, मैंने भारत को खोज दिया। तो कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका जाके चल गया, और अमेरिका जाके वहाँ पर मतलब कि जितने भी वहाँ पर गोरे लोग थे उसको रेड इंडियन नाम करके बोला, और उसने बोला कि यही है भारत, और उसने लास्ट में अमेरिका का खोज कर दिया ये कोलंबस ने। ठीक है, तो कोलंबस ने क्या हुआ कि सबसे पहले अमेरिका का खोज कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि कोलंबस तो खोज दिया, अब दूसरा आपका आता है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है यहाँ से लेकर के ऐसे करके आपका भारत जो है सबसे पहले आया, और जो कि आपका जो वास्को डिगामा है 1498 में सबसे पहले आपका रास्तों की खोज किया, और इस रास्ता को बोलते हैं केप ऑफ गुड। तो केप ऑफ गुड होते हुए भारत में पहुंचा। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत की खोज की गई, और इसका उद्देश्य क्या था, तो मसालों का व्यापार करना। अब मसाला जब व्यापार किया और मसाला जब लेकर के जाता है, तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपका जो स्वागत किया था, देखिए सबसे पहले पहुँचा था कहाँ पर, तो कालीकट में। जब यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो आपका बंदरगाह था उसका नाम था कालीकट। तो सबसे पहले कालीकट में पहुँचा, और कालीकट में पहुँचने के बाद वहाँ का जो आपका स्थानीय राजा था, नाम था उसका क्या, जमोरिन। उसका राजा का क्या नाम था, जमोरिन। और उसने मतलब उसको पता चला कि कोई भी यूरोप वासी आया है जो भारत में आया है और भारत में व्यापार करना चाहता है। अब कोई भी राजा है वो तो, अब मान लिया दूसरा देश से आएगा तो वो तो मतलब कि उसका आगमन तो करेगा ही। जैसे मान लीजिए अभी देखिए कि अगर कोई भी अमेरिका का कंपनी अगर भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट करता है, व्यापार करता है, तो हम लोग तो भारतीय स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लोग को उससे टैक्स मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये सब सोच करके हम लोग उसका स्वागत करेंगे। उसी तरीके से आपका जो जमोरिन है उसने भी आपका वास्को डिगामा का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, और उसने जब मसालों को लेकर के और मसाला लेकर के जब गया पुर्तगाल में बेचने के लिए, तो जितना उसको खर्च हुआ था उसका 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपया अगर वो खर्च किया पूरा आने जाने मसाला खरीदने में, और वहाँ पुर्तगाल में ले जाकर के बेचा, तो उसको 60 करोड़ रुपया मिला। अब सोचिएगा उन लोग मतलब इतना पैसा देख के उन लोग बहुत खुश हो गया। अब उन लोग बोला कि अब लग रहा हम लोग को फिर से जाना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोग भारत में फिर से आना स्टार्टिंग की, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका पुर्तगाल जो है वो भारत में आया था, जो कि 1498 में भारत को आया था। ठीक है, अब सबसे पहले पुर्तगाल आया, तो पुर्तगाल आपका वास्को डिगामा, यहाँ तक क्लियर है कि आपका सबसे पहले पुर्तगाल आया, वास्को डिगामा 1498 में आया, कालीकट में आया। कालीकट में बंदरगाह में जमोरी नाम का राजा था जो कि स्वागत किया, और उसने व्यापार करके लेके गया, 60 गुना मुनाफा हुआ, बहुत खुश हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फिर दोबारा आता है कौन, तो पुर्तगाल से ही आपका अल्फांसो दा अल्मोड़ा। अब देखिए ये आदमी क्या है कि जब व्यापार करके गया, तो जैसे आप मान लीजिए कि कहीं भी हम जाते हैं, अब कहीं भी गए और वहाँ पर जो है गए तो देखें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा, तो हम लोग पता करेंगे कि मतलब ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि बाहरी कोई भी आदमी आ करके और यहाँ पर व्यापार ना करे, और हम ही जो है वहाँ पर व्यापार करके और उस जगह को बेचेंगे, और जिससे अकेला हम पूरा फ़ायदा कमाएंगे। तो उसने भी यही चीज़ किया कि अल्फांसो दा अल्मोड़ा 1505 में आता है, और ये क्या करता है, ये प्रथम वायसराय रहता है। ये पुर्तगाल का प्रथम वायसराय बन करके आता है, और इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी है हिंद महासागर में कब्जा करना। अब देखिए बताते हैं कि देखिए ये हुआ भारत, ये हुआ पूरा हिंद महासागर वाला इलाका। ठीक है, अब उसने जुगाड़ लगाया कि हिंद महासागर में पूरा हम लोग ही कब्जा कर लो, कि कोई भी देश वाला भारत में ना आ करके और व्यापार कर ले। अगर मान लीजिए कोई भी दूसरा देश वाला आता है और फिर उन लोग भी भारत में आके व्यापार करेगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इन लोग को मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसने आया और सोचा कि कैसे हम लोग आपका मतलब कि भारत में अकेले राज करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले बोला कि हिंद महासागर में कब्जा कर लो, कि कोई भी अगर मान लीजिए हिंद महासागर में कब्जा कर लेंगे तो दूसरा कोई भी जहाज आए नहीं करेगा, और नहीं आएगा तो हम लोग ही पूरा यहाँ पर व्यापार करेंगे और फिर हम लोग ही ट्रांसपोर्ट करेंगे सिर्फ। तो इसीलिए जो अल्फांसो दा अल्मेड़ा जो है वो 1505 में आता है और 1509 तक रहता है, और इसने प्रथम वायसराय जो था, जो कि आपका ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, हिंद महासागर में राज करने को
आपका ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो ये था पहला व्यक्ति। उसके बाद दूसरा जो है आता है, ठीक है, अब दूसरा आता है आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो कि आपका 1505 से 1515 तक रहता है। अब अल्बुकर्क का क्या है कि ये जब ये आया तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, यानी थोड़ा सा कब्जा करने का प्रयास किया। अब फिर दूसरा आदमी आएगा तो वो तो अब जितना कब्जा हुआ उससे तो बढ़ा के ही कब्जा करने का कोशिश करेगा। तो इसने क्या किया, अपना राजधानी जो है कोचीन को बना लिया। सबसे पहले आपका वहाँ पर कालीकट कोचीन तरफ पहुँचा था और इसने अपना राजधानी जो है अब आके कोचीन बना लिया। और ये जो है आदमी ये है कि इसने आपका आदिल शाह से 1510 में आदिल शाह वहाँ का राजा था, जो कि आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, गोवा को लड़ाई उड़ाई करके जीत लिया। देखिए शुरू में क्या हुआ कि अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, उसने क्या मतलब प्लान किया कि कैसे हम लोग हिंद महासागर में राज करें, तो इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। प्रथम वायसराय था। फिर उसके बाद अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क आया तो उसने क्या किया कि सबसे पहले आदिल शाह से लड़ाई किया 1510 में और गोवा पे विजय प्राप्त कर लिया। और गोवा पे विजय प्राप्त कर लेता है पुर्तगालियों द्वारा, जो कि अंतिम जो आपका आज़ाद कब होता है तो 1961 में। सोचिए कि सबसे पहला गुलाम अगर बोला जाए तो वो आपका गोवा हुआ था और सबसे अंतिम में आज़ाद गोवा ही हुआ था। यानी कि सोचिए कि आपका इतना पहले आपका 1500 में ही आपका गुलाम हो गया था और आपका 1961 में जाके आज़ाद होता है। यानी कि ऐसे तो 47 में ही भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये छोड़ नहीं रहा था, तो जो कि 1916 में जो कि पूरा आज़ाद करता है। ठीक है, तो फिर इसीलिए इसको जो अल्बुकर्क है उसको आपका पुर्तगालियों का मतलब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो है आपका किसको कहा जाता है, अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तीसरा में। तो तीसरा व्यक्ति आता है नीनो दी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये व्यक्ति आते हैं और इसने क्या किया, अब देखिए ये तो गोवा को जीता था, तो फिर दूसरा आदमी आया, बोला कि अच्छा ये तो अब जीत लिया है तो चलो ये हम लोग का इलाका हो गया, तो क्या करते हैं इसको हम लोग राजधानी बना देते हैं। तो नीनो डी कुन्हा जो है व्यक्ति, उसने क्या किया, सबसे पहला राजधानी आपका गोवा को बना दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि अब गोवा को तो जीत लिया था, यानी कि अब उन लोग का क्रम और बढ़ेगा धीरे धीरे। तो दमन और दीव ये दोनों को आपका 1535 में और 1559 में जो है दमन और दीव को जीत लेता है, जो कि नीनो डी कुन्हा के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले आपका वास्को डी गामा आपका 1498 में आया था, कालीकट में आया था, जमोरी नाम का राजा था, वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, मसाला लेके गया, बगीच उसको बेचा, 60 गुना फायदा हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका अब धीरे धीरे अब क्या होगा कि अब व्यापार करने के लिए पूरा मतलब कि अपना हड़पने के लिए आएगा। तो सबसे पहला आदमी आया हड़पने के लिए, कौन, तो आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया हिंद महासागर में राज करने के लिए। फिर दूसरा आपका आदमी आया अल्फांसो द अल्मोड़ा आया था सबसे पहले। फिर दूसरा आया आपका अल्बुकर्क आया, उसने गोवा जो है गोवा को जीता, राजधानी अपना कोचीन बनाया और उसे वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। 1510 में उसने गोवा को जीत लिया। फिर तीसरा आदमी आया नीनो डी कुन्हा, उसने आपका दमन और दीव दोनों को जीत लिया और इसने क्या किया कि गोवा को जो जीता था उसने अपना राजधानी बना लिया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो आपके आए थे डच। ठीक है, तो पुर्तगाल देखिए, पुर्तगाल जो आपका 1498 में आया था और इसने जो है 1498 में अपनी कंपनी का स्थापना किया था कहाँ, और फिर उसके व्यापारिक कोठी क्या होता है कि कोई भी मान ले कि कंपनी तो एक एग्रीमेंट से स्थापना कर दिया, अब उसमें क्या हुआ कि एक बिल्डिंग बनाएगा ना, एक तो एग्रीमेंट से तो बन गया कि हाँ कंपनी चलिए आपका नाम का कंपनी है, लेकिन एक आपका मतलब बिल्डिंग होना चाहिए। तो बिल्डिंग बनाया था, उसी को बोलते हैं व्यापारिक कोठी, जो कि सबसे पहले कोचीन में बनाया गया था आपका 1503 में। ठीक है, कब, 1503 में। तो ये हुआ पुर्तगालियों के बारे में कहानी खत्म। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डच के बारे में। तो डच जो कि आपका 1595 में आता है और डच ईस्ट इंडिया जो आपका डच जो है वो उन लोगों अपना कंपनी खोलता है कब, तो 1602 में। देखें डच जो है 1595 में आया लेकिन कंपनी खोला 1602 में। अच्छा, आखिर इतना लेट क्यों खोला?
तो उसका कारण है कि ये जो है मध्य एशिया में चला गया था। डच जो है वो आपके मध्य एशिया में यानी इंडोनेशिया के साइड में चल गया था। वो भारत में सबसे पहले नहीं आया, इंडोनेशिया साइड में चल गया, उन लोग जाके उधर व्यापार उपार का जुगाड़ लगाने लगा, जिस कारण से उन लोग लेट कर दिया था। तो डच जो है वो आपका आता है दूसरा क्रम में, दूसरा नंबर पे यूरोपीय जो है कंपनी, दूसरे नंबर पे आते हैं डच, लेकिन तीसरा नंबर पे खोलता है फैक्ट्री। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दूसरा नंबर पे आया लेकिन तीसरा नंबर पे वो खोला। और ये आपका अंग्रेज जो है तीसरा नंबर पे आया था लेकिन दूसरा नंबर पे अपना कंपनी खोला था। तो ये दोनों को कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम इसी से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग डच के बारे में पढ़ते हैं। तो डच जो है 1595 में डच लोग आते हैं। और डच लोग में कौन था, तो आपका कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन नाम का व्यक्ति जो कि डच यात्री आता है। और उसने जो है सबसे पहले जो पूर्वी एशिया जो कि आपका यूरोपीय मतलब कि आपका इंडोनेशिया साइड में, उन लोग सबसे पहले वहाँ पर आया और उसने वहाँ पर व्यापार किया। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे आता है कौन, तो पहले तो आपका इंडोनेशिया में आया, इंडोनेशिया में वहाँ पर व्यापार ऊपर किया। फिर उसके बाद ये आते हैं भारत में। अब भारत में आया तो भारत में भी व्यापार ऊपर किया। अब भारत में जब व्यापार करता है तो उसने मसाला और वस्त्र ये दोनों को व्यापार किया। देखिए जो पुर्तगाली लोग थे उसने तो आया सिर्फ मसाला को लेकर के गया, ठीक है, लेकिन जो डच लोग आते हैं उसने सिर्फ मसालों पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि यहाँ भारत जो है वो सिर्फ मसाला के लिए फेमस नहीं है, जो भारत है वहाँ पर वस्त्र जो है सूती वस्त्र वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो उसने मसाला से ज़्यादा उसने ध्यान दिया वस्त्र पर। और डच जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच कंपनी है उसने वस्त्र पे ज़्यादा ध्यान दे करके और यहाँ से जो है वस्त्र को ले करके जाता है और वहाँ पर ले जाके बेचता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो डच लोग जो है सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देते हैं, आपके वस्त्र पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि आपका देखिए डच जो है डच यात्री जो कि सबसे पहले कौन आया था, तो कार्नेलियस हाउटमैन याद रखिएगा सिर्फ, डच हाउटमैन जो कि आपका सबसे पहले पूर्वी एशिया यानी कि इंडोनेशिया साइड में आता है सबसे पहले। फिर दूसरा बार में भारत आता है और भारत में मसाला भी लेके गया और सूती वस्त्र को यानी कि आपको वस्त्र को लेकर के गया। और वहाँ पर मतलब कि सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, तो वस्त्र पे ध्यान दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका कि पुर्तगाली और डच का खत्म। अब तीसरा नंबर पे आता है कौन, तो अंग्रेज। तीसरा नंबर पे कौन आता है, अंग्रेज आता है। और दूसरा नंबर पे अपना जो है फैक्ट्री खोलता है। तीसरा नंबर पे आया था लेकिन फैक्ट्री जो है वो आपका दूसरा नंबर पे खोलता है जो कि सूरत में और 1608 में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए अंग्रेज जो है 31 दिसंबर 1600 में आते हैं। और ये जो है आपको 31 दिसंबर 1600 में विक्टोरिया महारानी जो थी वहाँ के अंग्रेज के, वहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का महारानी जो विक्टोरिया महारानी थी उसने एक फरमान जारी किया, मतलब कि एक कंपनी खोल के दिया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसमें बोला गया कि आप जाइए और मतलब कि पूर्वी देशों में जा कर के अपना व्यापार कर सकते हैं। तो 15 साल के लिए उसको एग्रीमेंट मिला कि 15 साल के लिए आप जाकर व्यापार कीजिए, ठीक है। अब जब ये फरमान जारी कर दिया था 1600 में, अब उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल के बाद उसका मृत्यु मतलब कि हो जाता है, विक्टोरिया महारानी का मृत्यु हो गया। तो फिर जेम्स प्रिंसप उसके बदले कौन आता है, तो जेम्स प्रथम जो कि व्यक्ति आते हैं जो कि राजा थे, वो 1603 में एक फरमान बनाता है जो कि आपका अकबर के नाम पर। इसने तो विक्टोरिया महारानी तो बोल दिया कि जाइए आप दूसरे पूर्वी देशों में व्यापार कीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं था कि भारत में जाना है, वहाँ पर कौन है क्या है, नए बात विचार ये सब कौन करेगा। तो उसके बाद जो आपका राजा आया जेम्स प्रथम, उसने 1603 में एक फरमान जारी किया, एक फरमान लिख करके दिया। और किसके नाम पर, तो अकबर के नाम पे, क्योंकि अकबर जो है भारत में 1603 में अकबर का शासन था। तो अकबर के नाम से एक लेटर बनाया कि देखिए हम जो ब्रिटिश कंपनी आनी चाहती है और व्यापार करना चाहती है, तो उसके लिए आप मतलब कि उसका मतलब कि स्वागत कीजिए, उस पर मतलब कि आपका मतलब परमिशन दीजिए, इस टाइप से। तो जेम्स प्रथम 1603 में एक फरमान बनाया अकबर के नाम पे, लेकिन क्या हुआ कि आपका 1605 में अकबर का हो जाता है मृत्यु, ठीक है। अब जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था, तो कैप्टन हॉकिंस को।
कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपका 1608 में भारत पहुंचता है। देखिए 1603 में उसने भेजा, लेकिन आते आते समय भी तो लगता है, ऐसा थोड़ी ना कि एरोप्लेन से आ जाएगा तुरंत भर में। तो 1603 में भेजा और 1608 में जब भारत आता है तो आने के बाद उसको पता चला कि यहाँ हम तो लेकर के आए एग्रीमेंट, जो फरमान है वो अकबर के नाम पर, लेकिन हम मेरा आते आते बीच में क्या हुआ कि अकबर जो है वो मर गया है और उसका बेटा जहांगीर जो है वो राजा बन चुका है। अब इसने लेकर के गया अपना लेटर वहाँ पर दिया, तो जहांगीर को मिला, तो जहांगीर देखता है कि मेरे पिताजी के नाम पर मतलब कि लेटर आया है जो कि आपका, और उस काल में क्या हुआ कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया था, तो जिस कारण से वो राजा बना हुआ है। तो उसने वो लेटर को पढ़ा और फिर उसका स्वागत भी किया और उसने मतलब कि उसका मतलब कि स्वीकार भी किया कि ठीक है आप अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यही क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है सबसे पहले मतलब कि आया था भारत में जो कि अंग्रेजों के द्वारा, और किसका मतलब कि कौन भेजा था, तो जेम्स प्रथम जो कि आपका कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भेजा था, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। ठीक है, और जो अकबर का मृत्यु हुआ था 1605 में मृत्यु हो गया था। अब उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जो कि आपका जेम्स प्रथम का दूत बन करके जहांगीर के दरबार में, वो कौन आता है, तो सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, देखिए ये किस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दो व्यक्ति को बार बार पूछा जाता है, एक कैप्टन हॉकिंस, एक सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जो है वो आपके दूत बन करके आता है। दूत क्या होता है कि कोई भी देश का दूत होता है, वो क्या करता है कि दूसरे देश का रिलेशन बनाने का, व्यापार को बढ़ाने का काम करता है। जैसे भारत में भी देखिए तो दूसरे देश का मतलब कि दूसरे देश में जाकर के वहाँ का राजदूत होता है, उसको राजदूत बोलते हैं, जो कि क्या करता है कि हम लोग का रिलेशन बनाने का काम करता है, फिर व्यापार को बढ़ाने का काम करता है। उसी तरीके से जेम्स प्रथम का भी दूत बन करके आया था कौन, सर टॉमस रो, और इसने क्या किया मतलब कि व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने काम किया। तो देखिए कब आया था, तो ये आया था 1615 ईस्वी में। कब आया था, 1615 ईस्वी में। तो देखिए अब हम लोग पर इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में बन गया था, जो कि विक्टोरिया महारानी जो है वो मतलब बनाया था। फिर क्या हुआ कि उसका मृत्यु हो जाने के बाद उसका मतलब कि नेक्स्ट राजा आता है जेम्स प्रथम। उसने जो है कैप्टन हॉकिंस को मतलब कि आपका अकबर के नाम पर एक लेटर भेजा था। लेटर भेजने के बाद क्या हुआ, जब 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है और ये पहुंचा कैप्टन हॉकिंस 1608 में, तो वहाँ पर जहांगीर राजा बन चुका था। और जहांगीर राजा बन चुका था तो उसको फिर लेटर मिलता है, तो उसने मतलब कि उसको मतलब कि दे देता है कि ठीक है आप अपना बना सकते हैं, अपना फैक्ट्री वैक्ट्री खोल सकते हैं। तो उसने फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने के लिए आदेश दे दिया और उसने अपना फैक्ट्री खोला। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूत बन करके आता है जेम्स प्रथम का, कौन, तो सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जो कि आपका 1615 में आता है, और ये किसके दरबार में ही आता है, तो ये आपका जहांगीर के ही दरबार में आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर टॉमस रो जो है किसके दरबार में आया था, तो आपका जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में। तो ये चीज़ पूछा जाता है। अब देखिए इसने जो आया तो इसने अपना मतलब कि अपना कोठी खोलेगा, अपना फैक्ट्री में जैसे कंपनी तो बन चुका था लेकिन अपना कोठी तो नहीं ना खोला था। तो भारत में है सबसे पहले कोठी खोलता है 1608 में। 1608 में सूरत में सबसे पहले प्रयास किया कोठी खोलने का, लेकिन ये जो है असफल रहा, यहाँ पर नहीं खुल पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1611 में मसूलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री खोल दिया। सबसे पहला प्रयास किया 1608 में सूरत में, लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हो पाया। लास्ट में 1611 में फटाक से दूसरा जगह आपका मसूलीपट्टनम में खोला। अब फिर वही जगह में जहाँ पर खोलना चाह रहा था सूरत में ही, 1613 में फिर से सूरत में मतलब कि फैक्ट्री खोला। तो 1608 में सूरत में प्रयास किया, नहीं हुआ। 1611 में मसूलीपट्टनम में खोल दिया। फिर 1613 में जहाँ पर मतलब आधा काम छोड़ दिया था, फिर जाकर वहाँ पर फैक्ट्री खोल देता है। अब उसके बाद आगे हम लोग आते हैं 1661 की बात करते हैं। तो 1661 में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन, तो यहाँ पर कैथरीन जो है आपका पुर्तगाली रानी थी और चार्ल्स द्वितीय जो है आपका अंग्रेजी राजा था। तो ये दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद क्या होता है कि उसको दहेज में जो है बम्बई को दे दिया जाता है। सोचिए कि अंग्रेज
और पुर्तगाल विवाह कर रहे हैं, लेकिन दहेज में किसको दे रहा है? तो भारत का जगह को दे रहा। मतलब उन लोग विवाह कर रहा और भारत, इतना उन लोग कब्जा कर लिया था कि अब सोचिए कि भारत को दहेज में दे रहा बम्बई को, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो कि आपका चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन के बीच में विवाह हुआ, दहेज जो है आपका बम्बई को दे देता है। उसके बाद एक औरंगजेब के साथ में एक विवाद हो जाता है अंग्रेज के साथ। तो ऐसा कंडीशन बन जाता, क्योंकि औरंगजेब तो था बदमाश टाइप से, उसको मतलब कि उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। अब अंग्रेज जो है वो अपना मनमानी कर रहा था, तो इन लोग दोनों में विवाद हो गया, जिस कारण से उन लड़ाई झगड़ा हुआ और मतलब ऐसा कंडीशन कर दिया था कि अंग्रेज को जाने का नौबत आ गया था। फिर एक एग्रीमेंट होता है दोनों पे, और फिर उन लोग को ठहरने का मौका दोबारा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद आते हैं 1771 में। 1771 में जो कि फर्रुखसियर नाम का, जिसके हम लोग मतलब ये मुगल शासक हैं, जिसे हम लोग घृणित कायर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घृणित कायर किसे बोलते हैं, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया 1771 में कि 3 फरमान जारी किए। 3 जो है फरमान जारी किए। कौन कौन सा? देखिए, अब यहाँ से होता है क्या कि उन लोग का दबदबा बनना अंग्रेज का स्टार्टिंग होता है कि इसने 3000 रुपये वार्षिक कर पे, 3000 रुपये वार्षिक टैक्स पे क्या हुआ कि बंगाल का जो व्यापार को पूरा मुक्त कर दिया, कि बंगाल में जितना व्यापार कर सकते हैं मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर को दे करके। तो ये बंगाल को मुक्त कर दिया। 10,000 रुपये वार्षिक कर से अब सूरत में मुक्त व्यापार को छूट दे दिया। सोचिए कि बंगाल को छूट दिया आपका 3000 वार्षिक कर पे, 10,000 जो वार्षिक कर है उस पर आपका सूरत को पूरा छूट दे दिया। और इसने जो आपका क्या हुआ कि अब इन लोग तो बम्बई पे कब्जा कर लिया था, तो बम्बई में जो है अपना सिक्का चलवा रहा था। तो अब इसने ये जारी कर दिया कि बम्बई में जो अंग्रेज जो सिक्का चला रहे हैं वो पूरा भारत में चलेगा, मतलब उसका जो पैसा है, उसका जो सिक्का है वो पूरा भारत में चलेगा। तो ये भी चीज़ जो है वो फर्रुखसियर ने 3 फरमान में लागू कर दिया। अब जिससे क्या हुआ कि उसका दबदबा पूरा, अब क्या हुआ कि अंग्रेजी दबदबा बहुत ज़्यादा बन गया। तो ये चीज़ है कि पूरे भारत में जो चलाने का आदेश जो है बम्बई में जो सिक्का चल रहा था उसको दे दिया। तो यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेज के बारे में। अब आते हैं हम लोग फ्रांस। तो देखिए ये है, डेनिस के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फ्रेंच के बारे में पढ़िए कि फ्रेंच जो है वो आपका कंपनी का मतलब कि फ्रेंच जो है वो आते हैं 1661 में, और फ्रेंच का जो कंपनी खोलता है आपका 1668 में खोलता है। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आया। ठीक है, वो कौन था? तो लुई 14वां नाम का व्यक्ति था जिसने आपका भारत में भेजा गया था, जो कि आपका फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा, मतलब फ्रांसीसी कंपनी को भेजा गया था, जो लुई 14वें के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, तो 1664 में। 1668 में क्या हुआ कि सूरत में पहला फैक्ट्री खोला। आपका 1668 में। ये जस्ट अंग्रेज जैसे किया था ना, उसी तरीके से ये भी किया कि इसने जो है 1668 में सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री खोलने का प्रयास, मतलब फैक्ट्री खोला। और दूसरा नंबर पे आपका 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री खोला। अंग्रेज भी वही किया था, सबसे पहला आपका सूरत में, मतलब कि आपका सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फिर मसूलीपट्टनम में दूसरा बार मतलब कि खोल दिया। उसी तरीके से ये भी आपका सबसे पहले सूरत में और फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला। उसके बाद क्या हुआ कि 1673 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। ये फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, उसने क्या किया कि आपका 1673 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। और ये पांडिचेरी पर जब 1673 में सोचिए कब्जा किया था, और 1954 में यानी भारत के आज़ादी के आपका 7 साल के बाद जो है इसको आज़ाद करता है। इसीलिए देखिएगा कि जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में अधिकतर आपके फ्रांसीसी लोग मिलते हैं। वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत अलग है। देखिएगा बॉलीवुड में कुछ कुछ आपके जो एक्ट्रेस हैं वो आपके पांडिचेरी से ही हैं, तो उसका कल्चर देखते हैं कि बहुत अलग है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पांडिचेरी जो है उसको आपका 1954 में आज़ाद किया था, 1973 में उसने अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रांस जो है और अंग्रेज, तो ये दोनों एक ही काम कर रहा। फ्रांस मतलब अंग्रेज जो है आपका सूरत में फैक्ट्री खोला,
ये फ्रांस भी सूरत में फैक्ट्री खोला, ये आपका अंग्रेज जो है मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला, ये भी आपका मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला। तो अब क्या हुआ कि बार बार ये जा रहा वो भी पहुंच रहा, तो फिर लास्ट में लड़ाई होगा। तो लड़ाई होगा फ्रांस और अंग्रेज के बीच में। फ्रांस और अंग्रेज के बीच में जो लड़ाई होता है उस लड़ाई का नाम है आपका कर्नाटक का युद्ध। उस लड़ाई का नाम है कर्नाटक का युद्ध, जो कि 3 कर्नाटक युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्नाटक युद्ध से स्टार्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो देखिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि पुर्तगाली सबसे पहले आया 1498 में, डच आता है 1595 में, अंग्रेज जो आता है आपका 1600 में, डेनिश आपका 1616 में, फ्रेंच 1664 में, और स्वीडिश जो है आपका 1731 में। इसका कोई ट्रिक बना लीजिएगा अपने से, ठीक है, आप कमेंट भी कर दीजिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा थोड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपका कंपनी खुलता है वो आपका 1498 में पुर्तगालियों द्वारा, जो कि आपका व्यापारिक कोठी खुलता है कोचिन में 1503 में। अंग्रेजी जो कंपनी का स्थापना होता है 1600 में, लेकिन फैक्ट्री खुलता है आपका सूरत में 1608 में। डच जो है वो आपका 1602 में आपका कंपनी खुलता है, लेकिन फैक्ट्री खुलता है आपका मसूलीपट्टनम में 1605 में। डेनिश जो है आपका 1616 में, मतलब कि आपका सबसे पहला फैक्ट्री खुला, और 1664 में फ्रेंच जो है उसने कंपनी का स्थापना किया, 1668 में व्यापारिक कोठी खोला, और स्वीडिश जो है वो आपका 1671 मतलब 61 में फैक्ट्री अपना खोलता है। और इसका जो ट्रिक है वो पुत्र अड्डा डैड फंसा, पुत्र अड्डा डैड फंसा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे पहला प्रयास जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन से होता है, जो कि कोलंबस नाम का व्यक्ति जो है अमेरिका सबसे पहले चल जाता है, जो कि 1492 में। उसके बाद जो है यूरोपीय द्वारा दूसरा जो यूरोपीय व्यक्ति आते हैं उसका नाम था वास्को डिगामा, जो कि भारत में केप ऑफ गुड होते हुए यानी अफ्रीका को पार करते हुए, उसी को रास्ता को बोलते हैं केप ऑफ गुड, तो उसी को रास्ता को पार करते हुए यानी कि भारत पहुंचता है, जो कि मसाला का व्यापार करने के लिए सबसे पहले आता है। मसाला को व्यापार करके लेके जाता है जब, तो उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। 60 गुना फायदा होने के बाद उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर उन लोग बार बार आने का प्रयास करता है। हम लोग सोचता है कि हम लोग कैसे इस जगह को कब्जा करें। तो सबसे पहले आपका वास्को डिगामा आया, जो कि कालीकट बंदरगाह में आया। जमूरी नाम का स्थानीय राजा था, जो कि उसका बहुत स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उसने अपना जब व्यापार किया, व्यापार करके लेके गया, 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। उसके बाद आपका दोबारा जब व्यक्ति आता है अपना कब्जा करने के लिए, तो सबसे पहला आदमी आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1505 से 1509 तक रहता है। उसने सबसे पहले वायसराय बनकर आता है, पुर्तगाली वायसराय, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि हिंद महासागर में राज करने को ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। तो इस पॉलिसी में क्या था कि आपका कि हिंद महासागर में पूरा कब्जा कर लेंगे, ताकि दूसरा कोई भी देश का आदमी नहीं आ पाएगा और वहाँ पर मतलब कि व्यापार नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा आदमी आता है कौन, पुर्तगाली में अल्बुकर्क, जो कि आपका 1509 से 1515 तक रहता है। और इसने अपना क्या किया, राजधानी जो है कोचीन को बनाया। इसने क्या किया कि गोवा पे जीत लिया, यानी कि आपका जो वहाँ का राजा था आदिल शाह, उससे क्या हुआ कि गोवा को जीत लिया 1510 में। फिर इसीलिए इसको आपका अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और गोवा जो है वो आज़ाद होता है 1961 को। उसके बाद तीसरा नंबर पे आदमी आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है गोवा को, इसने जब अल्बुकर्क ने जीता था, इसने अपना राजधानी बना लिया गोवा को, और इसने क्या किया, दमन और दीव को जीत लिया, जो कि 1535 से 1559 में, जो कि ये दोनों गोवा और दमन और दीव को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पुर्तगालियों के बाद डच के बारे में। तो डच जो है, जो डच कंपनी है वो आपका 1595 में आया। 1595 से 1596 तक जो आपका कार्नेलियस हाउटमैन नाम का व्यक्ति आया था, जो कि 1 साल रहा था। और उसने सबसे पहले क्या हुआ कि आपका पूर्वी एशिया में सबसे पहले चल गया। पूर्वी एशिया में जाने के बाद क्या हुआ कि पूर्वी एशिया किसको बोलते हैं, तो आपका जो इंडोनेशिया साइड में है वहाँ पर सबसे पहले चल गया। फिर दूसरा बार में भारत आता, जिस कारण से काफ़ी लेट करके उसने भारत पे फैक्ट्री खोला था। तो भारत आया, भारत में आने पर मसाला पे व्यापार किया, और वस्त्र उसने देखा कि मसाला को लेकर के तो ज़्यादा है ही क्वांटिटी में, लेकिन वस्त्र भी अच्छा क्वालिटी का है, इसीलिए उसने वस्त्र पे ज़्यादा ध्यान दिया। और वस्त्र का व्यापार जब वहाँ पर ले जाकर बेचा तो उसमें को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद तीसरा जो आते हैं वो आपका अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1600 ईस्वी में, जो कि विक्टोरिया नाम का जो महारानी थी, वहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी, उसने आपका एक कंपनी खोल के दे दिया था 15 साल के लिए। फिर आपका जेम्स प्रथम जो है 1603 में एक फरमान जारी किया, मतलब कि एक लेटर लिख के दिया अकबर के नाम पे। और किसको दिया, तो कैप्टन हॉकिंस को। जब 1603 में दिया था, लेकिन 1608 में जब पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, बीच में अकबर का मृत्यु हो गया 1605 में, और उसका बेटा जहांगीर जो है वो राजा बन चुका था। तो जब
जहांगीर के पास गया तो देखता है कि मेरे पिताजी के नाम पर मतलब कि आपका लेटर आया है जो कि आपका व्यापार खोलने के लिए, व्यापार की कोठी खोलने के लिए। तो उसने मतलब कि उसको दे दिया कि ठीक है आप व्यापारी कोठी खोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर जो है आदेश दे दिया। उसके बाद 1608 में सूरत में सबसे पहले व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया और नहीं खोल पाया। तो दूसरा बार में आपका 1611 मसूलीपट्टनम में प्रयास किया, वो खोल लिया। फिर तीसरा बार में जो आपका शुरू में प्रयास किया था 1608 में सूरत में, वो नहीं खोल पाया था। तो 1613 में यानी कि 2 साल के बाद फिर से अपना खोल लिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 साल का अंतर शुरू में है और फिर 2 साल का अंतर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद जहांगीर के दरबार में एक और व्यक्ति आता है जो कि आपका जेम्स प्रथम का दूत बन करके, कि दूत क्या होता है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई भी व्यक्ति को भेजा जाता है, जो कि आपका जहांगीर के दरबार में 1615 में सर टॉमस रॉन नाम का व्यक्ति जो है वो आपका दूत बन के आता है जेम्स प्रथम का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि 1661 में जो है चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन नाम का जो महिला थी, चार्ल्स द्वितीय आपका जो कि चार्ल्स द्वितीय जो कि आपका अंग्रेजी राजा और कैथरीन नाम का जो महारानी थी पुर्तगाली, ये दोनों के बीच में शादी हो गया। और शादी होने के बाद क्या हुआ कि दहेज जो है वो बम्बई को दे दिया। दहेज देने के बाद में उन लोग जो है अपना रिश्ता थोड़ा सा ठीक कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज और आपका औरंगजेब के बीच में कुछ विवाद होने के कारण क्या होता है कि उस पर मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से लड़ाई उड़ाई भी होता है और लास्ट में एक एग्रीमेंट से फिर उन लोग को ठहरने के लिए अंग्रेज को दे देता है। फिर उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर नाम का व्यक्ति जो है वो 3 छूट यानी 3 फरमान जारी करता है जो कि अंग्रेजों को, और यहाँ से उन लोग अंग्रेजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बनना स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले 3000 रुपये वार्षिक कर पे बंगाल पे मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया। दूसरा 10,000 रुपये पे सूरत पे आपका मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया वार्षिक कर पे। और तीसरा जो है बम्बई पे जो सिक्का मतलब अंग्रेज जो चला रहा था बम्बई पे, उन लोग अपना सिक्का चला रहा था और उसको पूरा जारी कर दिया कि पूरा भारत में ये सिक्का चल सकता है। तो चलाने का जो अधिकार है वो आपका फर्रुखसियर ने दे दिया। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी जो कि लुइस 14वां जो है उसने एक कंपनी खोल के दी, जो आपका 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। और 1668 में सूरत में पहला फैक्ट्री खुलता है। ये जस्ट अंग्रेज की तरह करता है, अंग्रेज जैसे का सबसे पहला। तो अंग्रेज लोग जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से ये फ्रांसीसी लोग भी करते हैं। फ्रांस वाले जो है वो सबसे पहले सूरत में, उसने भी सूरत में सबसे पहले खोला था। फिर उसने आपका मसूलीपट्टनम में दूसरा खोला, ये भी मसूलीपट्टनम में दूसरा खोला। इसीलिए क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में लड़ाई हो जाने के कारण हम लोग पढ़ते हैं 3 कर्नाटक युद्ध जो कि आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट याद कर लीजिए कि 1673 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था कौन, तो फ्रांसीसी लोग। इसीलिए पांडिचेरी में अधिकतर फ्रांस के लोग ही मिलते हैं। और 1954 में इसको भारत को पांडिचेरी छोड़ता है, यानी पांडिचेरी को जो फ्रांसीसी लोग जो है वो आपका 1954 में छोड़ता है, यानी आज़ाद करता है और उसको भारत से आज़ादी मिलता है। इसीलिए देखिएगा कि पांडिचेरी को या फिर आपका देखिएगा कि दमन दीव को, ये सबको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि इन लोग इतना कब्जा करके रखा हुआ था, क्योंकि वो अपना कल्चर स्टार्टिंग कर दिया। अब अपना कल्चर स्टार्टिंग कर दिया यानी कि वहाँ का कल्चर अलग है, तो उसको राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि अब उस पर सेंट्रल को ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसीलिए ये सभी जो है पांडिचेरी, दमन और दीव, ये सब आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसको क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे करके वो मतलब भारत में एडजस्ट हो गया और जिस कारण से उसको राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसी